पीएम मोदी के आगे विपक्ष के नेता कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी थी। मोदी सरकार 3.0 के साल पूरे होने पर बीजेपी ने विशेष जनसंपर्क अभियान संकल्प से सिद्धि तक शुरू करने का ऐलान किया है। बीजेपी की रणनीति इस अभियान के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने की है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के कामकाज पर लोगों की राय ली गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार के 11 सालों के कामकाज पर लोगों ने अपनी राय रखी है। सी वोटर की तरफ से लोगों की राय ली गई है। सी वोटर सर्वे में मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर राय पूछी गई है। वहीं लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई, रोजगार, सामाजिक सौहार्द के साथ ही प्रभावी आर्थिक बदलाव को लेकर भी अपनी राय रखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, इस सवाल के जवाब में शानदार कहने वाले 53.9% लोग हैं। वहीं 13.4% लोगों ने ठीक और औसत कहने वाले 12% लोग हैं। तो वहीं 16.4% लोगों ने खराब कहा है। वहीं एक सवाल यह भी पूछा गया था कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला है, तो बेहद प्रभावी कहने वाले 42.7% लोग थे। वहीं आंशिक प्रभावी वाले 22.6%, कोई बदलाव नहीं 13.7%, वहीं बेहद अप्रभावी कहने वाले 11.4% लोग थे। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, लेकिन जनता पीएम मोदी के साथ है। आप दर्शक अगर ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा फंड के 2151 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा है कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है और गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले मई में तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं चुनाव आयोग पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी ने अब यू टर्न लेते हुए चुनाव आयोग की तारीफ की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए वोटर लिस्ट के आंकड़ों को साझा करने के कथित फैसले की सराहना करते हुए इसे एक पहला अच्छा कदम बताया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि वो एक तय तारीख का ऐलान करे जिस दिन डाटा को डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में सौंप दिया जाएगा। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी देश के लोग राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करें और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश के लोग लगातार पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की कुछ सीटें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद लोग समझ गए कि देश पीएम मोदी की हाथों में ही सुरक्षित है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हुए गलती को सुधारते हुए लोगों ने फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि राहुल गांधी ये सोच कर बैठे थे कि इन चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन जनता ने राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी अब भी हार पचा नहीं पा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगा रहे हैं और सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा और ना ही मुलाकात के लिए कोई समय मांगा। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाएं आधिकारिक रूप से तभी जवाब देती जब राहुल गांधी उन्हें पत्र लिखते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सारे दावे बेबुनियाद और हवा हवाई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर है, मगर दूसरी तरफ जब उनके सामने चुनाव आयोग से सीधे बात करने का मौका था
तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पोलिंग से लेकर काउंटिंग सेंटर्स पर अपने एजेंट नियुक्त किए थे। राहुल गांधी इस तरह से बयान देकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी आलोचना करते हैं, जिन्हें खुद कांग्रेस पार्टी ने ही महाराष्ट्र चुनाव में नियुक्त किया था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान देश भर से 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग ऑफिसर और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किए गए थे। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर उन सभी की मेहनत और लगन का अपमान किया है। वहीं राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज की मांग पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव का सीसीटीवी फुटेज चुनावी याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में ही देखा जा सकता है। मतदाताओं की निजता के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए यह नियम बनाया गया है। राहुल गांधी मतदाताओं के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र समेत सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का कहना था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। वहीं राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लिखे गए लेख पर सवाल उठाए हैं और लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उनकी जीत को मैच फिक्सिंग कहकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे लेख का अंदेशा हमें था, लेकिन ऐसे लेख वो चुनाव के बाद लिखते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा लेख लिखकर एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नेता। इस तरह इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। वहीं गौरव ने यह भी कहा कि मेरा राहुल गांधी से एक सवाल है कि क्या उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव मैच फिक्सिंग करके जीता था या अपनी रायबरेली सीट और प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट मैच फिक्सिंग करके जीती थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार पर आत्मालोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। सीएम फडणवीस ने अपने लेखों में कहा है कि राहुल गांधी बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलने वाली हार के लिए बहाने तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। आज दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है, लेकिन देश के भीतर विपक्ष और कांग्रेस के नेता, खासकर राहुल गांधी, लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं और एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी कैसे भी करके राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों, भारतीय राजनीति में वही टिक पाएगा जो भारतीय राजनीति को सही तरह से समझकर उसके तहत काम कर पाएगा, ना कि वो व्यक्ति जो पार्टी के भीतर इस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया कि सिर्फ मेरी ही भक्ति से लोग आगे बढ़ पाएंगे, काम करके नहीं। लेकिन पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि जी पार्टी में वही आगे बढ़ेगा जो मेरा नहीं, पार्टी और जनता की सेवा करेगा। पीएम मोदी के कार्यकाल के कुल 11 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या पीएम मोदी राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं या अभी उनके भीतर वही जोश बाकी है और क्या वो पहले से भी और मजबूत हुए हैं। राहुल गांधी लगातार हमला करते रहते हैं कि पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी कमजोर नहीं हुए हैं, पहले से और अधिक ताकतवर हुए हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई को ली थी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ 9 जून को ली थी। ऐसे में सोमवार को उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। तब कांग्रेस और राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी अब राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, लेकिन पिछले 1 साल के 12 महीनों पर नजर दौड़ाएंगे तो पीएम मोदी पहलगाम हमले की बड़ी घटना के बाद भी मजबूत बने हुए हैं। वो एनडीए में भी नानी फैक्टर नायडू एंड नीतीश को साधने में न सिर्फ सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने विपक्षी एकता में कई सुराख भी कर दिए। गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। चुनौती हो या फिर कोई आपदा, उसको अवसर के तौर पर देखते हैं। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जब शपथ लेकर आगे बढ़े तो कहा गया कि वो बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोदी 3.0 में वक्फ कानून समेत सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे ये साबित नहीं होता है कि पीएम मोदी ने मोदी 2.0 सरकार के अपने एजेंडे से कोई समझौता किया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वे भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र की मांग को ठुकराकर उन्होंने दबाव में लाने की रणनीति को भी विफल कर दिया
है। पीएम मोदी आम जनमानस के नब्ज को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि 11 साल बाद भी देश में कोई भी नेता उन्हें टक्कर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शरद पवार, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उनके रुख में पिछले 1 साल में बड़ा बदलाव आया है। उमर अब्दुल्ला तो खुले मंच से तारीफ कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर मजबूत बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ने के बाद भी राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने इस बात को खारिज कर राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। वहीं संसद का विशेष सत्र की मांग पर शरद पवार ने भी राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। ऐसे में एक तरफ जहां पीएम मोदी के साथ विपक्ष के नेता भी खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के ही नेता खड़े नहीं है। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने 11 साल में न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ अपना प्रचार किया। सरकार 2025 पर बात करना छोड़कर अब 2047 के सपने को बेच रही है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो पीएम मोदी मजबूती के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं और उन्हें विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस और राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर हमेशा से दोहरा चरित्र ही अपनाया है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी हम देश के साथ खड़े हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जो भी फैसला पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए लेगी उसके साथ हम खड़े हैं। ये कह रहे थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेता, लेकिन बाद में कांग्रेस टीम बी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की कोशिश की। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान दिए, जिसके बाद बवाल बढ़ा और पाकिस्तान ने राहुल गांधी की बात का एजेंडा बनाकर चलाने लगा। उसके बाद कुंठित कांग्रेस ने उन नेताओं को भी उल जलूल बोलने लगे जो उन्हीं की पार्टी के सांसद थे और भारत का पक्ष रखने विदेश गए थे। लेकिन अब शशि थरूर ने जो बताया है उसके बाद कांग्रेस के नेता बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। लेकिन ऐसे लोगों को उन्हीं की पार्टी के नेता करारा जवाब दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति सफल है। शशि थरूर की अगुवाई में अमेरिका और कैरेबियाई देशों के दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को ही अपना दौरा पूरा किया था। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गए इस डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ही अमेरिका और अन्य देशों के सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और राजनयिकों से मुलाकात की। शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने अहिंसा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की दृढ़ इच्छा शक्ति से भी दुनिया को अवगत कराया। वैश्विक मिशन पूरा होने के बाद शशि थरूर ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हिंदी कविता पोस्ट किया है। अमेरिका की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार करेंगे, जी भर के अपने वतन से प्यार करेंगे। जो हमसे बन पड़ा अवतन हमने किया है, जो सच था सारी दुनिया ने अब जान लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में डेलीगेशन की ओर से दुनिया भर के हिंदुस्तान प्रेमियों का आभार भी व्यक्त किया है। थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि समस्त सदस्यों की तरफ से मातृभूमि का और देश विदेश में हिंदुस्तान प्रेमियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने कान खोलकर सुना और दिल खोलकर स्वीकार किया कि हम अहिंसा प्रेमी हैं। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अलग अलग नेताओं की अगुवाई में दुनिया भर के देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे थे। इसमें एक डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। शशि थरूर कह रहे हैं कि तमाम देशों ने भारत की बात सुनी है, लेकिन कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशन बनाए और अपनी बात पहुंचाने के लिए वो डेलीगेशन दुनिया के कोने कोने में भेजे, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशन की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्षों या वहां के प्रभावी लोगों से नहीं करवा पाया। ज्यादातर डेलीगेशन किसी अंडर सेक्रेटरी, किसी पूर्व मंत्री, किसी स्टेट लेवल के मंत्री से ही मिल पाए। यह हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही दोहरी बातें कर रही है।
कोहली ने कहा कि विदेश में अलग अलग हमारे सांसद गए, इनमें कांग्रेस के भी कई सांसद थे। कांग्रेस ने बहुत उनकी आलोचना की, अपने सांसदों की आलोचना की, उन पर प्रश्न उठाए। एक सांसद ने कहा कि क्या देश हित में काम करना इतना कठिन है। दरअसल नलिन कोहली ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान का जिक्र किया है। अपने एक एक्स पोस्ट में सलमान खुर्शीद ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेश दौरे के दौरान कहा था कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। वहीं सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भी सही ठहराया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी और कुछ और विपक्ष के नेता चुनाव आते ही चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग और ईवीएम पर प्रश्न उठाने शुरू कर देते हैं। वहीं यही नेता चुनाव जीतने के बाद कभी प्रश्न नहीं उठाते, न चुनावी प्रक्रिया पर। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो कोई दिक्कत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।